सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंश्योरेंस लैंडस्केप इन इंडिया। अब इसमें कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं, वो काम की नहीं है, बस एक जनरल ओवरव्यू फैक्ट पता होना चाहिए। और ये फैक्ट मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट इन केस अगर कोई डेटा आ जाता है तो हमें फेयर आइडिया होना चाहिए अबाउट द सिचुएशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो हेल्थ प्रोटेक्शन गैप की बात करें तो इंडिया के अंदर हेल्थ प्रोटेक्शन गैप जो है वो 73% का है, मीनिंग अराउंड 40 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कवर के रह रही है, राइट। हेल्थ प्रोटेक्शन गैप होता क्या, इट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द कंज्यूमर नीड वर्सेस द अमाउंट विच इज अवेलेबल टू कवर दैट कॉस्ट। ये हेल्थ प्रोटेक्शन कॉस्ट होता है। तो ये जो गैप है ये इंडिया के अंदर 73% है, ठीक है। आगे इंडिया वैसे अगर बात करें तो ग्लोबली हम 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट हैं वर्ल्ड के अंदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे कुछ डेटा निकल के आया, वो डेटा हमारे लिए काम का है। सो पहला देखो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का एक तो मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट डज दिस वर्ड मीन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड टू द कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। टोटल इंश्योरेंस में जितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है और कंट्री का जो जीडीपी है वो अगर आप निकालते हो तो उससे आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मिलता है। करेंटली इंडिया के अंदर ये 4.2% है, ठीक है। पहले से बड़ा है और आप समझ सकते हो इकोनॉमी जितना ज्यादा फॉर्मल होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो इसमें कोई बहुत अलग चीज नहीं है। दिस वाज सपोज टू हैपन अनटिल अनलेस कुछ बहुत खराब ना हो इकोनॉमी के साथ, ये तो होना ही था, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस डेंसिटी दूसरा वर्ड है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, इट मींस द रेशियो ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। मतलब जितना प्रीमियम कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट कर रही है, इंश्योरेंस के लिए दिया जा रहा है जो प्रीमियम, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, उसको हम इंश्योरेंस डेंसिटी बोलते हैं। तो ये भी बड़ा है, अभी $91 चल रहा है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। तो बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है इसको लेके, कौन ऊपर है कौन नीचे, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और कोई अपना निमोनिक जो भी आपको ठीक लगता है उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। जैसे मैंने पेनिट्रेशन वाला था उसको ऐसे याद रखा है कि हाँ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में पी आ रहा है तो नीचे जीडीपी, पी लास्ट में जीडीपी, तो वहां से हम लिंक कर सकते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो दोनों में से अगर एक लिंक कर पाओगे तो दूसरे का फॉर्मूला आप डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि कंफ्यूजन इन दोनों को इंटरचेंज करने में हो जाता है कि किसी में पॉपुलेशन आएगा और किसी में जीडीपी आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो पॉपुलेशन के केस में, डेंसिटी के केस में हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी नंबर ऑफ थिंग्स के अंदर हम निकाल रहे हैं, लोगों के बीच में कितनी डेंसिटी है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ले रहे हैं। बट पेनिट्रेशन के केस में हम निकाल रहे हैं जीडीपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशन है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 है जो एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द इंश्योरेंस बिजनेस। इसके अलावा हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है कॉल्ड द IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एस्टैब्लिश हुआ था एक एक्ट से, ये IRDA एक्ट 1999। बाद में इसमें चेंज करके इसमें इसका जो नाम है इसमें इंडिया जोड़ दिया गया था, पहले इसमें इंडिया नाम नहीं जुड़ा होता है, केवल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाद में इसमें इंडिया का नाम जोड़ दिया गया, ठीक है, थ्रू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। तो ये एक रेगुलेटरी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इंश्योरेंस डिवीजन भी है और हमारे पास एक नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी भी है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होता है उसको करता है, ठीक है। तो ये था इंश्योरेंस सेक्टर फॉर यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये वाला जो स्कीम है कई बार आपने टीवी में ऐड आते हुए देखा होगा इसके बारे में कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एक स्कीम चल रहा है। तो इसमें ओम्बड्समैन किस लिए बनाया जाता है, कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करवाने के लिए एक ओम्बड्समैन किसी ऑफिस में अपॉइंट किया जाता है। तो आरबीआई ने ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन जो है ये अपॉइंट किया था थ्रू द स्कीम ऑफ 22-23। अब इंटीग्रेटेड नाम से समझ ही सकते हो कि मल्टीपल चीजों में एक ही टाइप का ये ऑफिस या फिर एक ही टाइप का ये सिस्टम, ये स्कीम हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया। अब इसके थ्रू हम लोग, कोई अगर एनबीएफसी है, कोई बैंक है, ठीक है, या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन है,
उन सब के अंदर एक ओम्बड्समैन रहेगा, ठीक है। सो ये जो वाली जो स्कीम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का, दिस वाज लॉन्च इन 2021 एज पार्ट ऑफ द अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। इसने 3 एग्जिस्टिंग ओम्बड्समैन स्कीम चल रही थी, मतलब पहले 3 डिफरेंट ओम्बड्समैन स्कीम चल रही थी, उनको सब्ज्यूम करके एक के अंडर ही कर दिया, ठीक है। जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम चल रही थी 2006 से, एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम चल रही थी 2008 से 2018 से, और डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन स्कीम 2019। तो कभी भी ना एक जनरल एक एडवाइस रहेगा, कभी भी आपको कोई बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर बैंक में वो नहीं सॉल्व हो रहा, तो आपके पास क्या एवेन्यू होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल का, तो आपको पता होना चाहिए दैट यू कैन गो टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब तो ये इंटीग्रेट कर दिए गए, तो आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। ओम्बड्समैन एक तो बैंक का खुद का होगा, बैंक खुद भी ओम्बड्समैन अपॉइंट करता है, लेकिन अगर बैंक का ओम्बड्समैन नहीं करता आपका काम सॉल्व, तो फिर आप डायरेक्टली आरबीआई के पास जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक जनरल सी चीज है जो कोई अपने को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो कॉस्ट फ्री ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाए कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट, ये इन लाइन है विद वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच, ठीक है। अभी हमारे वन नेशन वन करके बहुत सारी स्कीम चल रही है, उससे में ये भी एक स्कीम जुड़ गया। और याद रख लेना, जितने भी कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, scheduled primary urban cooperative banks, non-scheduled primary urban cooperative banks with deposit size greater than 50 crores and above, NBFCs एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो अलग हो जाता है, ठीक है, जिनका साइज 100 करोड़ से ऊपर है। और इसके अलावा पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट, जैसे सपोज गूगल पे से आपने पेमेंट किया, आपका पेमेंट नहीं हुआ सही, तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपको अपना कंप्लेंट डालना पड़ेगा। अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जाओगे, ठीक है। अभी ये ओम्बड्समैन कौन रखेगा? सो आरबीआई में अपॉइंट वन और more of its officer as ombudsman and deputy ombudsman for not exceeding the tenure of 3 years at a time, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 साल तक का टेन्योर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, राइट। सिमिलरली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी बनाए गए, ठीक है। इंश्योरेंस के अंदर भी ओम्बड्समैन बनाए हुए, तो अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वो हमारा जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स है उसके थ्रू बनाया गया था। आगे चलते हैं। पेंशन के अंदर भी ओम्बड्समैन है, तो उसके लिए भी पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 उसमें अमेंड किया गया था। तो ये सारे ओम्बड्समैन होते हैं जो हमें आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने कंस्टिट्यूट किया नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NUCFDC, ठीक है। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो 2019 में आरबीआई ने अकॉर्ड किया था रेगुलेटरी अप्रूवल टू द नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NUCFDC, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की हम लोगों ने बात की है, इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल जो है वो दे दिया था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब जरूरत क्या पड़ा? तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत था ताकि एक गेटवे की तरह काम कर सके फॉर रिजॉल्विंग ऑल द डिस्प्यूट ऑफ यूसीबीज। अभी आपको पता है बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में इश्यू देखने को मिला था, जैसे आपको याद भी होगा पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जो फेल हो गया, पीएमसी। पंजाब एंड महाराष्ट्र भी था शायद एक, ठीक है। तो हाँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, सॉरी। तो याद रखना वो फेल हो गया था, ठीक है। तो बात उठ रही थी कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर आरबीआई का गाइड कुछ रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है डेवलप होना चाहिए। तो उसी लाइंस के अंदर अब आरबीआई ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया कि हम एक नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। सो ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा टू द मर्जर ऑफ स्मॉलर यूसीबीज। अभी तक हमारा एम ये था छोटे छोटे यूसीबीज को कंबाइन कर दें, ठीक है, ताकि उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाए। लेकिन कई बार देखा गया उससे भी फिर भी मामला सुधर नहीं रहा था, मामला फिर भी खराब हो रहा था। इसलिए ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाए। अब इसका काम क्या होगा? दिस विल हेल्प द बैंक्स, ठीक है, इन इम्प्रूविंग द लिक्विडिटी
उनको कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उनका उसके लिए टारगेट कैपिटल बेस रखा गया 300 करोड़ का, उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस करवाने में हेल्प करेगा एंड डेवलप करेगा शेयर्ड टेक्नोलॉजीज फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं, तो इनके पास इतना फंड नहीं होता या टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती कि ये जो आरबीआई के जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर सके। तो ऐसे में ये जो कॉर्पोरेशन बनाया गया है, इसका काम यही है कि बैंक्स को हेल्प करना, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हेल्प करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लग गया कि मेन चीज है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, उनका जो बिजनेस स्टैंडर्ड है और उनके अंदर जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने का काम करेगा। अब यहाँ पे इसके लीगल स्टेटस की भी बात आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये देखो पैसे से इन्वॉल्व है, यानी आरबीआई भी इसका देखभाल करेगा, आरबीआई भी देखेगा इस बॉडी को। सो दिस कॉर्पोरेशन इज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज अ टाइप 2 नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी। टाइप 2 एनबीएफसी है एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब इसमें आप जाके डिपॉजिट नहीं जमा करा सकते। ठीक है, so type 2 non-deposit taking NBFCs accept public funds and or have or intend to have a public customer interface। ठीक है, पब्लिक या कस्टमर का इंटरफेस होना जरूरी है, राइट। अगर टाइप 1 की बात करें तो ये ऐसी एनबीएफसीज होती है जो कि पब्लिक फंड वगैरह तो लेती है, लेकिन उनका मेन एम ये नहीं होता कि वो कंज्यूमर से इंटरफेस कर रखे, मतलब कंज्यूमर से उनका कोई इंटरक्शन। लेकिन टाइप 2 के अंदर कंज्यूमर से भी इंटरक्शन होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। सो दिस वाज अबाउट द एनयूसीएफडीसी। अब इससे पहले हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, NAFCUB। तो ये एक नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1977 में इसको रजिस्टर किया गया था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ठीक है, इसका काम यही है इंडिया के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और क्रेडिट सोसाइटीज है उनको प्रमोट करना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग, रिसर्च, कोर बैंकिंग सोल्यूशन इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है ताकि वो आरबीआई से या आरबीआई के नॉर्म्स को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, या उससे कंप्लाई कर सके, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन बना दिया फॉर दिस पर्पस, जो कि है ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो लंबा नाम है, बट ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है अपने को। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट है ये। इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसमें दिया हुआ है ना कि NAFCUB इज एन एपेक्स लेवल प्रमोशनल बॉडी ऑफ UCB एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड इन द कंट्री। तो ऐसा ही एक 2022 में NIUA के ऊपर आया था, दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स। तो जनरली आई थिंक हम सब ने उसको सही माना था, बट UPSC had considered it wrong। तो यू शुड जस्ट कीप इन माइंड कि कौन से एपेक्स बॉडी है और कौन से नहीं है। NIUA is not an apex body, it's just an institute which is supported by Ministry of Housing and Urban Affairs, but this one actually is an apex body। कूल है, तो याद रख लेना दोनों बॉडीज बड़े बड़े नाम हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक दूसरा कॉरपोरेशन है। ठीक है, डिफरेंस ये है। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में से नैबफिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम है वो देखते हैं हम लोग। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने चेयर करा था मीटिंग टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ये दिल्ली के अंदर है। अब इसके की हाइलाइट्स क्या थी, ये हमारे काम के नहीं है, मेन चीज देखते करता क्या है ये। So this National Bank for Financing Infrastructure and Development was set up in 2021 by the Act of Parliament। ठीक है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। नाफेड इज अ स्पेशलाइज्ड डीएफआई मतलब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एम्ड एट सपोर्टिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनको लोन चाहिए होता है बड़ा और लंबे समय तक। अब बैंक्स इनको लेंड करना नहीं चाहते क्योंकि बैंक्स को लगता है कि इतने लंबे समय तक पैसा चला जाता है, रिस्की भी होता है और लंबे समय तक पैसा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से बैंक्स आर हेजिटेंट टू लेंड टू सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बट आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं,
फॉर दैट रीजन आरबीआई हमारी गवर्नमेंट फोकस करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बेटर तरीके से फंडिंग दिलवाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने नैफेड बनाया है और इसका काम यही है कि जो लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंस है वो मिलता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अब रेगुलेशन की बात करें तो इट इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आरबीआई का जो एक्ट है सेक्शन 45L एंड 45N उसके अंदर इसके बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और ऑल इंडिया कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एक्सिम बैंक, नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, इनके बारे में आप मोर और लेस सबके बारे में जानते हो क्या इनका रोल है। तो ये भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसी के लाइन पे ये नैपेड भी बना है। अब इसमें जितनी भी एंटायर होल्डिंग है, मतलब इसमें जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन एज पर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट shall hold at least 26% share and the other should be held by multilateral institution, sovereign wealth fund, etc. मतलब अभी तो गवर्नमेंट के पास है 100% इसका ओनरशिप, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2021 का ये जो एक्ट है इसके अंदर ये क्लियरली बोला गया था कि लॉन्ग टर्म में विजन ये है कि गवर्नमेंट इसमें केवल 26% तक का अपना जो है मतलब एटलीस्ट 26% होल्ड करे, बाकी जो है ये डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, अपना जो स्टेक है उसको सेल करे। और किसको सेल करेगा? तो किसी को भी सेल कर सकता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को भी कर सकता है, कोई सॉवरेन वेल्थ फंड को भी कर सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया का कोई वेल्थ फंड है, कनाडा का वेल्थ फंड है, तो उसमें आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ओनरशिप ले सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या है? तो पीएफआरडीए के बारे में याद रखना, ये भी अगेन एक रेगुलेटरी बॉडी है। So this PFRDA notified the National Pension System Trust Regulation 2023 and the Pension Fund Regulation 2023। ठीक है, तो ट्रस्ट से रेगुलेशन और जो फंड है उन दोनों को कुछ अमेंडमेंट किया है, मतलब उसमें रूल्स को चेंज किया है, तो ये अपने को देखना है। ठीक है, सो पहला देखो इसमें पेंशन फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023, इसमें क्या चेंज किया गया? तो पहले तो कुछ कंप्लायंस जो है रिक्वायरमेंट उनको इंक्रीज किया गया, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस, आउटसोर्सिंग जो पॉलिसी है उनका जो कंप्लायंस है उसको इंक्रीज किया है, गवर्नेंस ऑफ द स्पॉन्सर बैंक्स अलाइंड विद द एनबीएफसीज, उसको उसका गवर्नेंस कैसे होगा स्पॉन्सर बैंक का, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए। फिर जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड जाता है, जब भी आप किसी ना ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और वहाँ पे आप एनपीएस वगैरह या भरना चालू करोगे या उसमें से एनपीएस कटेगा, तो आपका एक रिकॉर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, पीएफआरडीए के पास। ठीक है, तो वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है वो ये काम करेगी और उसके ऊपर ये जो नया अमेंडमेंट किया गया है उसके थ्रू उनके ऊपर फ्रॉड प्रिवेंशन और मिटिगेशन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्राइटेरियाज एस्टैब्लिश किए गए हैं फॉर द ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ बोथ स्पॉन्सर एंड द पेंशन फंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट रेगुलेशन 2023। So the PFRDA created the NPS trust under the Indian Trust Act 1882 and it was assigned as an intermediary responsible for monitoring and caring for the NPS fund। तो PFRDA के अंडर एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट के थ्रू ये एनपीएस ट्रस्ट बनाया गया था, नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है, जो एनपीएस के अंदर जो पैसा होता है, जो आप अपना पेंशन स्कीम के अंदर जब आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, ठीक है, तो वो सारा पैसा एक फंड के अंदर जाता है और उस फंड को मैनेज करने के लिए एक नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बनाया गया। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो ट्रस्ट उस पैसे को मैनेज कैसे करता है? सपोज आपने पैसा डाला तो ये क्या करेंगे, उस पैसे को आगे किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और ऐसे इन्वेस्टमेंट में या उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे रिटर्न मिले और उसी रिटर्न से फिर आपकी जो पेंशन है वो लॉन्ग टर्म में निकलेगी। ठीक है, तो ये आइडिया इसके पीछे। नेक्स्ट इसमें ट्रस्टी बैंक रहता है। व्हेन द ट्रस्टी बैंक प्रपोजेस टू चेंज इट्स स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआरडीए। ठीक है, तो एक ट्रस्टी बैंक भी रहेगा जो कि ये सारा पैसा जो है जहां पे स्टोर रहेगा और फिर अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी पीएफआरडीए का परमिशन लगेगा। तो याद रखना नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बनाया गया और वो मेंशन करता है, वो मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है द यूज ऑफ द एनपीएस फंड। ठीक है,
अब बात करते हैं पीएफआरडीए के बारे में। So PFRDA was established in 2003 through by the resolution of the government. तो पहले ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, बट बाद में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला जब इसके लिए एक डेडिकेटेड एक्ट पास किया गया था इन 2013। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2013 में इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था और वहां से ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिडिक्शन में आता है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर, जिनमें से 3 जो है दे वुड बी होल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो चेयरपर्सन नॉट मोर देन 6 मेंबर और 3 जो है इसमें से एटलीस्ट 3 वुड बी होल टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब पीएफआरडीए का काम क्या होता है? एक तो जितना भी पेंशन, रिटायरमेंट, सेविंग, एनपीएस के अंदर जो भी पैसा आता है उसको मैनेज करना, जितने लोगों ने इसमें रजिस्टर कराया उनका रिकॉर्ड कीपिंग करना। ठीक है, ये सारा काम पीएफआरडीए करता है। ठीक है, लेकिन ये आगे फिर इस काम को आउटसोर्स कर देता है टू डिफरेंट एजेंसी, जैसे एनपीएस ट्रस्ट बना दिया एक, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एक एजेंसी बना दिया, ट्रस्टी बैंक बना दिया, पेंशन फंड बना दिया। ठीक है, ट्रस्टी बैंक का मतलब सपोज आप पैसा देना चाहते हो एनपीएस के अंदर, अब वो पैसा किसी बैंक के थ्रू आएगा। ठीक है, और किसी बैंक में जाएगा, वो अपने पास नहीं स्टोर करके रखेगा। तो ऐसे में पीएफआरडीए जिस बैंक को चूज करेगा फॉर मैनेजिंग दिस फंड और फॉर टेकिंग द फंड्स, तो वो ट्रस्टी बैंक कहलाता है। और ट्रस्टी बैंक जो होता है जनरली 5-1 साल का पीरियड तक वो ट्रस्टी बैंक रहता है, उसके बाद पीएफआरडीए के ऊपर होता है कि वो उसको आगे एक्सटेंड करे या ना करे। ठीक है, जैसे अगर कभी देखा होगा ना कि आपको पेमेंट करना है तो वो एक्सिस बैंक से जाएगा या एचडीएफसी से जाएगा, तो ऐसे वो जो भी उनका इच्छा के अनुसार जो भी लगता है कि ठीक ठाक बैंक है उसको वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसे ट्रस्टी बैंक का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर? इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? ओके, सो एक चीज और याद रख लेना, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग द नेशनल पेंशन स्कीम, ये अटल पेंशन योजना जो है उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना के बारे में भी यूपीएससी ने पहले कभी पूछा हुआ है, तो इसलिए याद रखना पीएफआरडीए रेगुलेट करता है अटल पेंशन योजना को भी। आगे चलते हैं, कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं। पहले देखो प्रोजेक्ट गाया। ये प्रोजेक्ट गाया जो है ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इनोवेशन हब, यूरो सिस्टम सेंटर, बैंक ऑफ स्पेन एक्सेट्रा, मतलब मल्टीपल बैंकिंग एजेंसीज साथ में आई हैं इसमें। और इनका काम ये है कि इससे एक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसके थ्रू हम इवेलुएट करते हैं क्लाइमेट फाइनेंशियल रिस्क, मतलब क्लाइमेट से होने वाले जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए वो प्रोजेक्ट गाया बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो डी एस आई बीस, विच इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, ये दर्जा कौन देता है? ये दर्जा जो है आरबीआई देता है टू सर्टेन बैंक्स विच आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, मतलब अगर ये बैंक्स फेल हो गए तो इंडियन इकोनॉमी कैन फेल। ठीक है, तो इसमें मतलब जनरली लार्ज साइज के जो बैंक है उनको हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये जो डी एस आई बी है, ये फ्रेमवर्क आरबीआई ने डेवलप किया था in 2014, and this framework is based on the Basel Committee on Banking Supervision. तो बेजल कमेटी के कुछ नॉर्म्स हम लोग वैसे ही अडॉप्ट कर चुके हैं, और ये भी जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का जो दर्जा है ये भी बेजल नॉर्म्स के थ्रू ही हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी इसमें 3 बैंक्स आते हैं, पता होना चाहिए नाम। एक तो है एसबीआई बैंक, फिर है एचडीएफसी बैंक, और थर्ड है आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम ये रैंकिंग या ये जो स्टेटस है, ये लिस्ट है, ये निकालते रहता है आरबीआई, बट क्योंकि साइज इतना बड़ा है तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। ये 3 जो बैंक से हमेशा टॉप पे रहते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा मर्जर हो जाए, किसी का एक्विजिशन वगैरह हो जाए बैंक्स का, तो बात अलग है, बट अभी नियर फ्यूचर में तो यही 3 रहेंगे डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो याद रख लेना। आगे चलते हैं, मॉडल बेस्ड लेंडिंग। तो मॉडल बेस्ड लेंडिंग क्या है? ये बेसिकली एक रिमोट और ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है। इसके थ्रू जो बैंक्स होते हैं या कोई भी एनबीएफसी जो है
वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर को एक्वायर करना, उसका क्रेडिट असेसमेंट करना, उसको लोन अप्रूव करना और लोन की रिकवरी, मतलब सारा का सारा जो काम है वो एक एल्गोरिदमिक मॉडल के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है इसके अगेंस्ट आरबीआई ने कॉशन किया है। तो याद रखना, मॉडल बेस्ड लेंडिंग का मतलब एआई का इस्तेमाल या कंप्यूटर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा लेंडिंग प्रोसेस करना। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो इशू क्या है, क्योंकि एल्गोरिदम है तो इससे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो सकता है कुछ सेक्शन का, उसमें एल्गोरिथमिक बाइसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो सकती है, डेटा में इनएक्यूरेसी हो सकती है। तो इस कारण आरबीआई ने क्वेश्चन किया है बैंक्स को और एनबीएफसी को कि आप ये जो मॉडल बेस्ड लेंडिंग है इसको ध्यान से इस्तेमाल करो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इसमें पहला है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। सो अभी इसके लिए आरबीआई ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं जो हमें पता होना चाहिए। सो देखते हैं, पहले बीबीपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। किसने डेवलप किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया फॉर ऑल काइंड ऑफ बिल पेमेंट। ठीक है, सो इसके अंदर जो कंज्यूमर है और जो बिलर है, बिलर मतलब जो मर्चेंट बिल जनरेट करता है, दोनों के साइड से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ठीक है, सो इसका काम ये है कि एक इंटर ऑपरेबल सर्विस प्रोवाइड करनी है जहां पे एजेंट्स होंगे, मल्टीपल पेमेंट मोड होंगे, अलॉन्ग विद इंस्टेंट जनरेशन ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आप समझ लो एक ऐसा यूनिट है जहां से पेमेंट को सेटल भी किया जाएगा और पेमेंट के अगेंस्ट जो भी नेसेसरी बिल वगैरह जो है या जो ट्रांजैक्शन है वो सब आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, सो ये ऑपरेट करेगा एज अ टीयर्ड स्ट्रक्चर। टीयर्ड मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगे इसमें। सो द एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, तो एनपीसीआई ने एक कंपनी क्रिएट करी, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। तो इसका शॉर्ट में नाम एनबीबीएल है क्योंकि इसमें आगे एनपीसीआई जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो एनपीसीआई अपने आप में एक अलग कंपनी हो गई। फिर एनपीसीआई ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड कंपनी लॉन्च करी जिसका काम ये था कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो इसके अंदर दो एंटिटीज हैं। एक है एनबीबीएल विच विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रल यूनिट, बीबीसीपीयू, सॉरी बीबीपीसीयू, एंड भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, ऑपरेशनल यूनिट्स, तो ऑपरेशनल यूनिट की तरह काम करेगा। तो जो ये भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट है, इट कैन फंक्शन ईदर एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट और कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट। अभी तक क्या था कि कोई अगर एंटिटी है तो वो या तो मर्चेंट की साइड से इसको देखती थी ट्रांजैक्शन को, या कस्टमर के साइड से देखती थी, या दोनों के साइड से देख सकती थी। ठीक है, अभी तक ये फंक्शन ऐसा चल रहा था। तो अभी इसमें थोड़ा से अमेंडमेंट किए गए जिसके थ्रू अनेबल कर दिया गया है नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ऑपरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, वो ऑपरेटिंग यूनिट्स का रोल निभा सकते हैं। पहले ये जो काम था ये केवल भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो थी वो कर रही थी। ठीक है, अब नॉन बैंक प्राइवेट एग्रीगेटर्स भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ये भारत बिल पेमेंट लिमिटेड जो सेंट्रल यूनिट था, दिस विल सेट द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया एंड सिस्टम ऑपरेशन। ठीक है, तो कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेशन होगा, कैसे चीजें वर्क करेंगी, उसके क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड होंगे, ये सेंट्रल यूनिट सेटअप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट है, दे विल प्रोवाइड डिजिटल एंड फिजिकल इंटरफेस टू द कस्टमर। अब जैसे क्या होता है, सपोज आप वैसे आजकल तो सब लोग डिजिटली कर रहे हैं, बट सपोज किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आजकल किराना जो स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर भी वो कुछ बैंकिंग फंक्शन करने लग गए हैं। ठीक है, जैसे वो क्या होता है, आप वहां से जाके पैसे निकलवा सकते हो वो शॉपकीपर से। ठीक है, आप वो भी एक तरीके से बैंकिंग यूनिट्स की तरह काम करें। सो वहां पे फिजिकल जो इंटरफेस है वो इस तरीके से काम करेगा कि जो स्टोर्स हैं या जो छोटे छोटे बिजनेसेस है वहां पे भी वो अपने यूनिट्स खोल सकते हैं। while the BOU, the business operating unit will be responsible for onboarding the billers। ठीक है, तो याद रख लेना
BOU मर्चेंट की साइड से होगा और COU कस्टमर की साइड से होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीजें थी जो इसमें पता होनी चाहिए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो एक टर्म है पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो अभी कुछ कंपनीज हैं जैसे जस्ट पे, जोहो, डिसेंट्रो, इन सबको अप्रूवल या ऑथराइजेशन मिला है RBI से दैट दे कैन एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो ई-कॉमर्स साइट या जो मर्चेंट्स होते हैं उनके बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट करती है और उस फंड को मैनेज करके सेटल करती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इस पूरे प्रोसेस में पेमेंट एग्रीगेटर ना सिर्फ पेमेंट कलेक्ट करता है बट उसको पूल करके ट्रांसफर भी करता है टू द मर्चेंट। बट एक और सिमिलर टर्म है पेमेंट गेटवे। जैसे कभी भी आप IRCTC पे टिकट बुक कराते हो या UPSC का फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरते वक्त आपसे एक पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है, जैसे बिल डेस्क हो गया, पेटीएम हो गया, रेजर पे, ये सब पेमेंट गेटवे है। तो पेमेंट गेटवे का काम इतना ही है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन होगी वो, सॉरी, ट्रांजैक्शन को करवाने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, मैं सपोज एक पर्सन हूं जो कि कुछ सर्विस खरीद रहा हूं और सामने की तरफ मर्चेंट है जो कि एक सर्विस बेच रहा है। अब हम दोनों को ट्रांजैक्शन करने के लिए या उस मर्चेंट को उस सर्विस के बदले में पैसा लेना है, तो इसके लिए उस मर्चेंट को एक पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो पेमेंट रिसीव कर सकता है और वो पेमेंट डायरेक्टली फिर उसके अकाउंट में जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज तो हमें क्या होता है जनरली, अगर आप किसी को वैसे पेमेंट करना चाहते हो थ्रू योर बैंक, तो आपको पहले उसे NEFT में रजिस्टर करना पड़ेगा, RTGS में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें बड़ा लंबा समय लगता है। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मतलब आप चाहे UPI यूज करो, आप चाहे डेबिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, नेट बैंकिंग यूज करो, जो मर्जी है वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, और उसके थ्रू जो भी मर्चेंट है उसको पेमेंट कर सकते हो। तो याद रख लेना, पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर में डिफरेंस क्या है कि पेमेंट गेटवे का काम फंड मैनेजमेंट नहीं है, वो फंड को हैंडल नहीं करता, वो बस ट्रांजैक्शन को हेल्प करवाता है कि वो ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो पेमेंट को हैंडल भी करता है। ठीक है, और फिर आगे मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सो ये दोनों में डिफरेंस है पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के अंदर। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? ओके, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी सेंटर का जो टारगेट था कि हम 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2024, अब उसकी उन्हें मतलब वो रीच होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे तो अब उन्हें जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको पता है RBI से बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो मिला है गवर्नमेंट को, बट वो अभी आई थिंक प्रीलिम्स के लिए काम करने, बहुत रिसेंट इन्फॉर्मेशन है। सो डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है वो सेल कर देती है। अब ये स्टेक जो है तीन टाइप से सेल हो सकता है। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट 51% स्टेक ओन करके रखती है, मतलब मेजोरिटी स्टेक और जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के पास है, थोड़ा बहुत वो कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे भाई LIC का क्या किया था गवर्नमेंट ने, LIC का इन्होंने माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट किया था। अभी भी जो मेजोरिटी स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है LIC के अंदर। ठीक है, इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा IPO जो था वो LIC का था, ये फैक्ट भी याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, अपना मेजोरिटी स्टेक बेच देती है और माइनॉरिटी स्टेक रखती है अपने पास, छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, इसमें मतलब 100% बेच दिया। जैसे अभी एयर इंडिया को 100% गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के अंडर आएगा। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है गवर्नमेंट? पहला, रिडक्शन ऑफ फिजिकल बर्डन। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पर फाइनेंशियल लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी, कुछ ऐसे कंपनीज को बेच देगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच देगी, जिससे उसका जो पैसा है थोड़ा आ जाए और फाइनेंशियल फिजिकल जो बर्डन है वो कम हो जाए। नेक्स्ट, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे सेक्टर में हो जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे आजकल वो एक सेइंग भी चल रही है ना, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, राइट? सो गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ऐसी एजेंसी से हम पैसा निकालें या हम ऐसी कंपनीज को बेचकर पैसा निकालें और उस पैसे को इन्वेस्ट करें इन हेल्थ एंड एजुकेशन, जहां हमें ज्यादा जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में उसको बेच देना ठीक रहता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उससे कंपटीशन बढ़ता है, मार्केट फोर्सेस आती हैं। ठीक है,
जिससे बेटर गुड्स मिलते हैं, पर उससे डीपॉलिटाइसाइज हो सकता है नॉन एसेंशियल सर्विसेज। कभी कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी इन्वॉल्व होती हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज फाइनेंशियल यूनिट्स, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इन्फ्लुएंस कर देती है। तो अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फिर उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है। फिर मेथड्स क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के? तो पहला होता है आईपीओ। जैसे मैंने बताया एलआईसी अभी तक टोटली गवर्नमेंट ओन्ड थी, लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें अपना स्टेक सेल करना चाहती है थोड़ा सा, तो वो आईपीओ लेके आए, ठीक है। आईपीओ आपको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके अंदर पहली बार अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाना चाहती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है, राइट। और लेट्स से कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, बट वो कुछ और अपने जो स्टेक है उसको सेल करना चाहती है, तो उसके लिए क्या लाती है? एफपीओ लाती है, ठीक है। एफपीओ याद रखना, आईपीओ जब पहली बार, और एफपीओ जो है जब सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम्स वो शेयर मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ऑफर फॉर सेल। ये टर्म भी सुना होगा आप लोगों ने। ऑफर्स फॉर सेल का मतलब क्या होता है? सपोज कोई कंपनी जो है वो पैसा उठाती है, तो वो अपना ना एक प्रोस्पेक्टस लाती है, वो अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, पब्लिक डिस्क्लोजर जिसको बोलते हैं। तो उसमें बताती है कि हम पैसा किस लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी पैसा उठा रही है फॉर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब वो कोई नया प्लांट लगाना चाहती है, तो वो क्लियरली बता देगी। लेकिन लेट्स से अगर कोई कंपनी ये चाहती है, उसके ओनर्स ये चाहते हैं कि हम इसमें से पैसा लें और वो पैसा अपने पास रखें, मतलब वो पैसा निकाल के हम अपना स्टेक सेल कर दें और वो पैसा फिर हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करें, ठीक है। तो वो एज ए इनकम के लिए ऑफर फॉर सेल लिया जाता है, ठीक है। वो क्लियरली बोल देते हैं दिस इज ऑफर फॉर सेल, इसका मतलब ये वाला जो पैसा है हम निकाल के यूज कर लेंगे, तो वो ऑफर फॉर सेल होता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक सेल होता है। तो स्ट्रैटेजिक सेल का मतलब कि गवर्नमेंट 50% से ज्यादा जो है वो शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर देती है और मैनेजमेंट कंट्रोल लूज कर देती है, उसमें से मैनेजमेंट कंट्रोल छोड़ देती है। जैसे बहुत सारी आई थिंक कुछ मेटल कंपनीज थी जिसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना मेजोरिटी स्टेक सेल कर दिया अभी भी, लेकिन उसने वो स्टेक रखा हुआ है माइनॉरिटी, क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रॉफिट आता रहेगा उसमें से और काम चलता रहेगा, तो उसमें फिर प्राइवेट कंपनीज उसको मैनेज करती है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर डायरेक्टली जो पैसा है वो लिया जाता है फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होता है जैसे बैंक हो गया, ठीक है, एनबीएफसीज हो गए, वो पैसे डालते हैं। पैसा पब्लिक से नहीं लिया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। और रीजन क्या होता है कि उससे वोलेटिलिटी कम रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर पब्लिक से ले लिया तो बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स जो है वो ट्रेड करता रहता है मार्केट में, लेकिन अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से आपने ले लिया तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली वो सेल नहीं करते उसे, ठीक है। सो ये एक तरीका है। नेक्स्ट है सीपीएसई ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? अब सपोज गवर्नमेंट को अपना एक शेयर, अपना कोई कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट करना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो अच्छी कंपनी है उसके तो सब लोग शेयर खरीद लेंगे, लेकिन जो घटिया कंपनी है उसके कोई शेयर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस घटिया कंपनी को भी चलाने के लिए क्या करती है, अच्छे स्टॉक्स को और घटिया स्टॉक्स को मिलाकर एक बुके ऑफ स्टॉक्स ऑफर करती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो मार्केट में सीपीएसई ईटीएफ मतलब जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, बहुत सारे पीएसयूज का एक बंडल ऑफ स्टॉक्स का एक उसके बदले में एक कमोडिटी बना दी गई है, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? तो ऑफर ऑफ सेल एक बार बता दीजिए। ऑफर फॉर सेल मतलब बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं, मेरी कंपनी है, लेट्स से मैं टायर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी कंपनी का साइजेबल इनकम हो रही है, तो अब थोड़ी इनकम मुझे ले लेनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मेरी कंपनी में से मेरा 100% जो शेयर था, मैं उसमें से लेट्स से 10% ऑफर फॉर सेल पे लगा देता हूँ कि ये इतना जो स्टेक है ये मैं बेच रहा हूँ, और इसमें से जो पैसा निकलेगा वो मैं मेरे पर्सनल यूज में लूंगा, वो कंपनी में नहीं जाएगा, ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं 10% स्टेक डाइल्यूट कर रहा हूँ, मैं मेरे पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में ये बता दूंगा कि ये जो 10% मैं बेच रहा हूँ, इसके बदले में मैं एक नई कंपनी लगाना सॉरी नई एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ टायर बनाने की,
ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो पैसा मैंने आईपीओ के थ्रू निकाला या आईपीओ के थ्रू बनाया, वो वापस कंपनी में ही डाल दिया, वो मेरे पर्सनल यूज में नहीं गया है। ठीक है। तो ऑफर ऑफ फॉर सेल के अंदर यही होता है कि मैं ये वाला स्टेक बेच रहा हूं और इसका जो पैसा आएगा वो मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए या मेरी पर्सनल इनकम होगी वो। ठीक है। ओके सर। ओके, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका काम ये है टू आइडेंटिफाई द पीएसयू जिसके अंदर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो या तो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या अगर सही से फंक्शन कर रहे हैं बट गवर्नमेंट का उसमें उस सेक्टर में ज्यादा रोल नहीं चाहती गवर्नमेंट अपना, तो ऐसे में ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें स्टेक को सेल किया जाएगा। ये आइडिया था डीपम को बनाने के पीछे। ठीक है। आगे चलते कुछ और मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स को देखते हैं। पहला देखो T0 सेटलमेंट। सो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। पहले अभी तक हम लोग T+1 सेटलमेंट डेज करते हैं। T+1 मतलब सपोज आपके डीमैट अकाउंट में आपके पास कोई स्टॉक है, आप स्टॉक बेचते हो। ठीक है। आज आपने सपोज बेचा, तो जिस दिन ट्रेड लिया उसके एक दिन बाद आपको उसके बदले में जो पैसे मिलने थे वो आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। राइट। अभी तक ये सिस्टम चल रहा था, बट अब T0 के अंदर सेबी ये बोल रहा है कि सपोज आपने आज स्टॉक बेचा या आज आपने स्टॉक बाय किया, तो उसका उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा। या तो अगर आपने सेल किया तो आपके अकाउंट से, आपके डीमैट अकाउंट से वो जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा और उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। या अगर आप बाय करते हो तो जिस दिन आपने बाय किया उसी दिन आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। ये है T+0 का मतलब। राइट। और ये क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमारा क्विक एक्सेस हो फंड का, फटाफट से लोग पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सके या री इन्वेस्ट कर सके। इससे मार्केट जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बच सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ सपोज कोई चीज उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो फटाफट पैसा निकालेंगे और सेटल हो जाएगा। रेड्यूस कर सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि आज जैसे ही आपने सेल किया कोई प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट आपको आज ही पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे कौन देता है, वो सामने वाली पार्टी से आपको पैसे आएंगे। कई बार क्या होता है, आपने आज तो सेल कर दिया लेकिन सामने वाली पार्टी से पैसे आने ही नहीं हुए। तो इससे जो काउंटर पार्टी रिस्क था T+01 सेटलमेंट डेज आने से, ये जो काउंटर पार्टी सेटलमेंट रिस्क था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है T0 सेटलमेंट डेज के। आगे चलते हैं, सेबी इंडेक्स प्रोवाइडर रेगुलेशन 2024। तो इंडेक्स प्रोवाइडर होते कौन है, ये वो पर्सन है जो कंट्रोल करते क्रिएशन, ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंचमार्क और एन इंडेक्स। ठीक है। तो इन एजेंसीज के लिए कुछ नॉर्म्स या रूल्स सेबी ने जारी किए हैं। जैसे आपने सुना होगा Nifty 50। ठीक है। कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे होता है Nifty 50? एनी आइडिया? BSc. क्या? BSc. निफ्टी और नहीं, बीएससी पे नहीं है। बीएससी पे सेंसेक्स है। बॉम्बे स्टॉक निफ्टी एक्सचेंज जो है, नहीं बॉम्बे, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो सेंसेक्स है। और निफ्टी जो है वो एनएसई पे है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वाली चीजें हैं बेसिक बेसिक थोड़ी सी, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। राइट। और Nifty 50 मतलब 50 कंपनियों का इंडेक्स है। ठीक है। 50 कौन सी कंपनी, जिनका मार्केट साइज, जो टॉप 50 मार्केट साइज के हिसाब से जो कंपनीज हैं वो Nifty 50 के अंदर आती है। ठीक है। सो जनरली इसमें ब्लू चिप कंपनीज और बड़ी बड़ी जो जिनका सबसे बड़ा मार्केट साइज है ना, वो कंपनीज इसमें मिलती है। एंड टाइम टू टाइम ना ये चेंज होती रहती है। कौन चेंज करता है? सेबी चेंज करता है इसको। ठीक है। या एनएससी चेंज करता है, क्योंकि वो निफ्टी जो है वो एनएससी मैनेज करता है। ठीक है। और इसके अलावा सेंसेक्स है, उसमें कितनी कंपनीज का इंडेक्स होता है, आइडिया है? 30। हाँ करेक्ट। उसमें 30 कंपनीज होती है और निफ्टी में 50 होती है। तो ये बेसिक चीजें याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो
अभी बेंच खाली पड़ी थी इनकी, उसकी वजह से डिले हो रहे थे सर्टेन केसेस के अंदर। तो सैट के बारे में जान लेते हैं। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है which was established under the provision of SEBI Act, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। इसके एक्ट के अंदर ये सैट जो था इसे बनाया गया था। और कभी भी कोई डिस्प्यूट है सेबी के ऑर्डर के खिलाफ, पीएफआरडीए के ऑर्डर के खिलाफ और आईआरडीएआई के ऑर्डर्स के खिलाफ, तो आपको कहां पे जाना है? आपको सेबी के अंडर जाना है, ठीक है। सो ये याद रखना। आगे चलते हैं। शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? ये बेसिकली अगेन स्टॉक मार्केट में एक तरीका है जिसके अंदर आप एक ऐसे स्टॉक को बेच सकते हो जो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, हम ऐसी किसी चीज को कैसे बेच सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज आपको लगता है कि मेरे को टीसीएस जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। टीसीएस सपोज आज नीचे गिरेगा, आपको लग रहा है। अब वो क्यों लग रहा है वो अलग बात है, बट सपोज आपको लग रहा है, ठीक है। इनिशियली वो 1000 रुपीज का था, खुलते ही मार्केट खुलते ही इट वॉज 1000 रुपीज, गिर के वो लेट्स से बाय द एंड ऑफ द डे वो 900 रुपए पे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि हाँ आज ये गिरेगा, तो मैं इसको स्टॉक को सेल कर देता हूँ, या मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ। यानी मैंने आते ही मॉर्निंग में इसे सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या होगा, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे इसे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आई विल हैव टू बाय इट एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर ये 900 रुपए पे है तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 100 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कि 1000 रुपए का ये था, मैंने सुबह सेल कर दिया, ये मेरे पास था भी नहीं फिर भी मैंने इसे सेल कर दिया। बाय द एंड ऑफ द डे मैंने इसे खरीद लिया जब ये 900 रुपए पे था। तो ओवरऑल देखा जाए नेट नेट अगर बात करें तो ये स्टॉक मेरे पास नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। क्योंकि मैंने सेल कर दिया था पहले और अब मैं बाय कर रहा हूं, तो नेट क्या हुआ, वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। जनरली तो क्या होता है, आप पहले एक चीज को बाय करते हो, पहले उसे खरीदते हो, तब आपके पास वो आ जाती है, फिर आप उसे सेल करते हो। जनरली ये चीज होता है। बट शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, मेरे को अगर अंदेशा है कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 1000 रुपए में से खरीद लूं और 1000 रुपए में सुबह बेच दूंगा, एंड बाय द एंड ऑफ द डे 900 रुपए में से खरीद लूंगा, तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये होता है शॉर्ट सेलिंग, इसके थ्रू भी पैसा कमाया जा सकता है। बट हो सकता है सपोज मैंने सुबह सेल किया 1000 रुपए का, बट बाय द एंड ऑफ द डे ये 1100 रुपए का हो गया स्टॉक, मतलब इंक्रीज हो गया इसका प्राइस। तो ऐसे में मैं 100 रुपए लॉस में चला गया, ठीक है। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, क्या होता है शॉर्ट सेलिंग? आई Yes. थिंक मेरे ख्याल से हिंडनबर्ग रिसर्च भी यही करके पैसा कमाती है ना, शायद आई थिंक जिसने अडानी को एक्सपोज किया था, करेक्ट करेक्ट, उसी के बारे में है ना ये न्यूज हिंडन। है। हाँ, हाँ उसी के बारे में ये न्यूज है। तो पैसा कमाने का तरीका क्या था, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया था कि जो है बहुत शेडी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं, अपनी कंपनियों से पैसा डलवा रहे हैं, पंप एंड डंप कर रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। तो अब जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च करी थी उन एलिगेशंस में, मतलब ऐसे ही नहीं थे कि हवा में ही मार दिए थे। बट फिर ज्यादा कोई फायदा निकला नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो वो पैसे इसी तरीके से कमाती है कि अगर लोगों को लगता है कि हाँ, नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर लोगों को ये लग गया कि हाँ ये कंपनी कुछ नहीं करने वाली, डूब जाएगी, तो फिर क्या होता है, सब लोग उसमें से पैसा लेके भागने की कोशिश करते हैं। एंड जब ऐसा सिचुएशन आता है जब सब लोग उसे बेचना चाहते हैं, तो जो स्टॉक का जो प्राइस है वो कौड़ियों में चला जाता है, ठीक है। अभी सपोज 1000 रुपए का है कोई स्टॉक, तो हो सकता है वो 200-250 रुपए में आ जाए। लेकिन उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट सेबी ने ना प्रोटेक्शन कर रखे हैं। सेबी क्या करता है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगा के रखता है। लोअर सर्किट चेंज होता रहता है, मतलब वो 20, 10, 5 ऐसे परसेंट में होता है। अगर पहली बार 20 हो गया, 20% से एक दिन में नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। स्टॉक्स में, इक्विटीज में एक फायदा ये होता है, आपका रिस्क जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना गिर जाएगा एक दिन में, 20%, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो स्टॉक मार्केट, एंड स्टॉक मार्केट में भी क्या, इक्विटीज, इक्विटीज मतलब जो स्टॉक्स होते हैं वो एक दिन में 20% से ज्यादा नहीं गिर सकते, और सब्सिक्वेंटली वो फिर 10 और 5 ऐसे ही गिरता है। हर बार 20% नहीं गिरेगा। अगर अगले दिन भी सपोज सेलिंग प्रेशर है तो 10%, उसके अगले दिन भी सेलिंग प्रेशर है तो 5%, बस इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली 5-5% पे चलता रहेगा वो, राइट। सो ये तरीका होता है जिसके थ्रू
स्टॉक मार्केट में सेबी ने सर्किट लगा रखे हैं और उससे आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका जो रिस्क है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होता है ना उनमें बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो जो आपने सुना होगा ना कि मार्केट में दिवालिया हो गए लोग, वो जनरली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होते हैं। वहां सपोज आपने अगर पैसा लगाया तो 100% भी हो सकता है और माइनस भी चला जा सकता है, उतना जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में होता है, वहां पे आपका कोई रिस्क प्रोटेक्टेड नहीं होता। वहां पे लॉस भी तगड़ा है, प्रॉफिट भी तगड़ा है। वो वाली बात होती है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो वाली चीज होती है। बाकी इक्विटीज के अंदर सर्किट लगा के रखते हैं, वो एक दिन में 20% से ज्यादा भी नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव न्यूज आई, सब लोग उस स्टॉक को खरीदने भागेंगे, तो ऐसे में उसका प्राइस बढ़ेगा। बट वो प्राइस में भी उन्होंने कैप किया है, उसको भी वो अगेन 20% मैक्स रखेगा, फिर अगली बार 10%, फिर अगली बार 5%, ऐसे ही बढ़ेगा। हर बार 20-20 ऐसा नहीं बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? ठीक है भाई लोग, फिर आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। टुमारो विल स्टार्ट विद क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। तो इकोनॉमी वाला पार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल से शायद हम लोग मे बी यूट्यूब पे ही रखेंगे सेशन को, क्योंकि ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो फॉर दैट रीजन मे बी ये आगे से यूट्यूब पे ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली यार मैं लिंक भेज दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। Thank you, bro. Thank you.